अच्छा, ये वाली स्लाइड है हिप एवोल्यूशन के बारे में। हिप एवोल्यूशन का क्या मतलब, आपके पास एक पेशेंट आ गया है, तो उसको हिप वाले रीजन या इस तरह पेन है और सस्पेक्टेड है कि इसको हिप का कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो पता लगाते हैं कि इसको हिप की प्रॉब्लम है या कहीं और से रेफर्ड पेन आ रहा है, और अगर हिप की प्रॉब्लम है तो कौन सी प्रॉब्लम है। तो इसको इवेल्यूशन कहते हैं, इवेल्यूएट करना, एक बीमारी का पता लगाना। तो इसमें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है और फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और साथ ही साथ पेन का पूछते हैं, पेन किस जगह पे कौन और ऑनसेट और नेचर, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के अलावा फंक्शनल रेंज ऑफ मोशंस चेक करते हैं। उसके अलावा जॉइंट टेस्ट किए जाते हैं। जॉइंट टेस्ट के बाद मसल टेस्ट होते हैं। मसल टेस्ट के बाद न्यूरोमस्कुलर टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो है पल्पेशन अगर करनी हो पल्पेशन हो जाती है। उसके बाद जो है स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये नॉर्मली जनरल प्रोसीजर है इवेल्यूशन का। तो सबसे पहले इसमें पड़ेगी हिस्ट्री। हिप का प्रॉब्लम जो होते हैं, हिप के प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ जाए तो हिप जॉइंट का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डर्माटोम क्या है। डर्माटोम, इसका जो डर्माटोम है, इसको जो नर्व्स इनर्वेट कर रही है वो L2 से लेके S1 तक है। L2, L3, L4, L5 और S1, ये नर्व जो है ये हिप जॉइंट के इर्द गिर्द इनर्वेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इन नर्व्स में कोई मसला आ जाए तब भी पेन इधर रेडिएट कर सकता है, या हिप जॉइंट में कोई मसला हो तो इस नर्व के इर्द गिर्द वाली जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ही पेन जा सकता है। तो मेनली L3 सेगमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व हो तो हिप का पेन होता है। एक टर्म होता है पेरिफेरलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पेन जिधर मसला है उधर नज़दीकी पेन है। नॉर्मल अर्ली स्टेजेस में जो है पेन सेंट्रलाइज्ड होता है, फिर वक्त के साथ साथ वो पेन थोड़ा दूर जाता है उस जगह से। जितना दूर जाता है उतनी पेरिफेरलाइजेशन ज़्यादा होती है। ये एक इलामत है कि पेन जो है वर्स हो रहा है वक्त के साथ। तो सबसे पहले हिप के पेन के साथ ज़्यादातर पेशेंट्स आए तो उनको मिड एंग्वाइनल रीजन में पेन होता है। फिर जब पेन प्रोग्रेस करता है तो एंटीरियर थाई वाले रीजन में भी जा सकता है, साथ ही साथ नी में भी जा सकता है पेन। इसके अलावा ग्रेटर ट्रोकेंटर साइड पे, लेटरल साइड पे, बटक वाले रीजन में भी पेन जा सकता है, ठीक है। तो नी का तरफ जब पेन जाता है तो ऐसे लगता है कि नी में मसला है, लेकिन होता हिप में मसला है। ट्रोकेंटर रीजन में ज़्यादातर पेन हो या लेटरल थाई में ज़्यादा हो तो ये ज़्यादातर मसला ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस का होता है। ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस अगर इन्फ्लेम हो जाए तो इन रीजन में पेन दे सकता है। इसके अलावा अगर बटक वाली रीजन और पोस्टीरियर थाई में पेन है तो ये ज़्यादातर डिनोट करता है कि कोई स्पाइनल नर्व का मसला है, स्पाइनल ओरिजिन का कोई मसला है जिसकी वजह से ये पेन इधर आ रहा है। तो ये चीज़ें देखनी होती है। हिप जो है एक स्टेबल जॉइंट है, इस पे ट्रॉमा बहुत कम ही होते हैं, अगर हो तो वो अलग बात है। इसके अलावा इधर डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कॉमन है, रूमेटॉइड उसे लेस कॉमन है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस थोड़ा होता है जबकि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज इधर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको पहले तो ये सब बातें पता होनी चाहिए कि हिप में कौन कौन सी जगह पे पेन होता है। इसके अलावा उनसे आप पूछेंगे कि उनको बचपन में ये बीमारियां तो नहीं थी बचपन से, कंजेनिटल हिप डिस्प्लेजिया, ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस या स्लिप्ड कैपिटल एपिफाइसिस, ये मसले तो नहीं थे, इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो ये पता लगाना ज़रूरी है। बर्साइटिस इधर बहुत कॉमन है, ये जो ट्रोकेंटरिक और इलियोपेक्टिनियल बर्साइटिस है इसका मसले इधर कॉमन होते हैं। बैक प्रॉब्लम की वजह से पेन जा सकता है हिप में, और हिप की वजह से भी पेन जा सकता है बैक में। तो ये बातें याद रखने की। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ये पहले हिस्ट्री में ये सब कुछ पूछ लेते हैं और हिस्ट्री में सब कुछ आपको पता है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आ गया ऑब्जर्वेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन हमारी स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट आपके पास आया है, आप उसके सबसे पहले इनफॉर्मली क्या चीज़ नोट करोगे, उसका आपने गेट देख लिया। गेट काफ़ी कंडीशंस इधर ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से अलग अलग गेट होता है, तो हर गेट का अलग अलग नेम भी होता है। जिस तरह अब ये वाला गेट जो इन्होंने ये जो पिक्चर दी हुई है, ये ट्रेंडलनबर्ग गेट है। इसमें ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस हो जाती है या पैरालिसिस हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये गेट होता है। अच्छा, इधर मैंने बात लिखी लर्च टू वन साइड, लर्चिंग गेट। लर्चिंग गेट
इस वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, मतलब एक साइड पे झुकना, एक साइड पे जाना, लीन करना चलते हुए, या एक साइड पे पेन हो तो उस साइड पे वजन डालने की कोशिश नहीं करेगा तो एक साइड पे वो झुकेगा। तो या तो हिप पेन की वजह से भी लर्चिंग गेट हो सकता है, या एबडक्टर वीकनेस की वजह से भी लर्चिंग गेट हो सकता है। अगर पेल्विस ड्रॉप हो रहा है एक साइड पे, जिस साइड पे स्विंग है, टांग उठी हुई है, लेग आपकी फ्री है एक, उस साइड पे अगर पेल्विस ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब है ये खामखा वीकनेस हुई हुई है एबडक्टर की, इस साइड की, ऑपोजिट साइड की। इसके बाद जो है, अगर आगे हिप फ्लेक्सर्स जो है इस जगह पे जो होते हैं, अगर उनकी कॉन्ट्रैक्चर हुई हुई है तो वो जो है हिप फ्लेक्सर्स मेनली इलियोप्सोस जो है, इलियोप्सोस हो गए या रेक्टस फेमोरिस हो गया, ये अटैच है पेल्विस के साथ, रेक्टस फेमोरिस, जबकि इलियोप्सोस जो है वो लंबर वर्टिब्रस के साथ अटैच है। तो अगर उनकी कंट्रक्चर हो जाएगी, वो लंबर वर्टिब्रस को आगे खींचेंगे, जिसकी वजह से लंबर लॉर्डोसिस भी इंक्रीज हो सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव लॉर्डोसिस स्टांस फेज में ये डिनोट करता है कि कंट्रक्चर हुआ होगा। तो इसकी वजह से जो लाइन ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ आ जाता है। फिर है बैकवर्ड लर्च गेट। लर्च मतलब झुकना एक तरफ, पीछे की तरफ, जब बंदा चलते हुए पीछे की तरफ झुक करके जा रहा होता है, पीछे की तरफ जाता है, अगर जिस साइड पे हील स्ट्राइक हुई हुई है और तब वो पीछे की तरफ झुके, इसका मतलब है ये ग्लूटियस मैक्सिमस की वीकनेस है, एक्सटेंसर की वीकनेस है। लेकिन अगर टांग जो है एक लेग स्विंग फेज में और उस स्विंग को आगे की तरफ लेकर जाने के लिए पीछे की तरफ जाए, तो इसका मतलब है ये हिप फ्लेक्सर की वीकनेस है। अब ज़रा आप खुद सोचें, आपका एक ग्लूटियस मैक्सिमस मसल वीक है, तो आप जब आगे की तरफ टांग रखेंगे, अगर वीक है मसल तो वो आगे की तरफ आपको पुश नहीं कर सके, ग्लूटियस मैक्सिमस आपको आगे की तरफ पुश नहीं कर सकेगा, तो उसकी वजह से अपनी बॉडी को बंदा पीछे की तरफ झुका लेता है ताकि आगे की तरफ जा सके। ठीक हो गया। इसके अलावा हिप फ्लेक्सर का मसला है, जब आप स्विंग फेज में एक टांग को आगे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, अगर आपके हिप फ्लेक्सर वीक है तो आप टांग को आगे की तरफ नहीं लेकर जा सकोगे, तो बॉडी को पीछे की तरफ लेकर जाता है ताकि उस बॉडी के पीछे की तरफ जाने से टांग आगे की तरफ जा सके। अब अगर आपके एडक्टर, ये जो मीडियल साइड पे जो मसल है, ये अगर टाइट हो, लेट सपोज इस साइड का टाइट है, तो ये जो है इधर अटैच होते हैं इस मीडियल साइड पे, और साथ ही साथ ये पेल्विस बोन के साथ अटैच होते हैं, ये टाइट हो गए तो पेल्विस बोन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एक साइड ऊपर हो जाएगी, या इस लेग को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये लेग को अपनी तरफ खींचेगा, लेट सपोज आपके इस साइड के ये एबडक्टर्स एडक्टर्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं, तो जब ये टांग इधर आगे लेकर जाएगा, स्विंग के बाद स्टैंस में लेकर जाएगा, तो इसका जो लेटरल साइड है वो कांटेक्ट पे आएगा ज़मीन के साथ, ना कि हील। तो इसमें जो होता है, हील स्ट्राइक नहीं होती एडक्टर टाइटनेस में, और साथ ही साथ पेल्विक इंक्लाइनेशन होती है जिस साइड पे एडक्टर टाइटनेस हुई हुई है। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन में साथ ही साथ उसके बाद फिर फंक्शनल एक्टिविटीज़ आती है। फंक्शनल एक्टिविटीज़ का भी आप देखोगे कि फंक्शनल एक्टिविटीज़ वो कर सकता है, ऑब्जर्वेशन करोगे, उससे आप कहोगे कि एडीएल में जो काम, जैसे जुराबे पहनना होती है, कुछ और करना होता है, सॉक्स पहनना होती है, तो ये चीज़ें उसके लिए मुश्किल होगी किन लोगों में जिनमें हिप मोशन कम हो गई है। ठीक है, कैप्सूल टाइटनेस हो गई है या जॉइंट डिजीज़ होगी जिसकी वजह से हिप मोशन कम हो गई है, तो उनके लिए एडीएल्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जब वो बैठेंगे, अगर उनके फ्लेक्सर्स जो है वो वीक है, वो फ्लेक्शन नहीं कर सकते, पहले इसको आगे की तरफ नहीं लेकर जा सकते, तो सैक्रल सिट वाली पोजीशन में बैठेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग जो है उनके लिए बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होगी, और क्रॉसिंग लेग्स मुश्किल होगी, बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए टेस्ट्स कर सकते हैं, स्क्वाटिंग और सिटिंग ऑन हिल भी उसे करवा सकते हैं। फंक्शनल टेस्ट्स है ना, नॉर्मली आप डेली लाइफ में फंक्शनल एक्टिविटी कोई एडीएल करते हो तो उसमें आप आगे की तरफ झुक के कोई चीज़ उठाते हो या स्क्वाटिंग पोजीशन में जाते हो, सिटिंग ऑन हील्स, इसके अलावा रोटेशन करते हो, तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसके एडीएल्स अफेक्टेड है और क्या मसला है जिसकी वजह से इसके एडीएल्स अफेक्टेड है। इसके बाद जनरल पोस्चर आप चेक करोगे ऑब्जर्वेशन में, और बॉडी बिल्ड। आप जो पोस्चर देख रहे हो उसका पोस्चर थोड़ा सा नॉर्मल है, तो आप उसको कहो थोड़ा सा, उसको पैसिवली करेक्ट करके उसे कहो कि अब काम करो, अब ये एक्टिविटी करो। अगर उसे पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब इस पोस्चर की वजह से मसला है। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है इधर, शॉर्ट लिखी हुई बहुत। अच्छा, इसके बाद इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप स्पेसिफिक हर एक जगह को देखते हो। अब अपने स्किन को सबसे पहले देखोगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखोगे, फिर बोनी स्ट्रक्चर्स के अलाइनमेंट को देखोगे। बोनी स्ट्रक्चर्स के अलाइनमेंट कैसे देख सकते हैं,
नेविकुलर ट्यूबरकल, ये नेविकुलर जो है एक बोन है, टार्सल बोन है फुट में, तो उन दोनों की हाइट को चेक करोगे ज़मीन से कितनी ऊपर है दोनों साइड की फुट की, ठीक है। जब वो देखोगे आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट के डिफरेंस है कि नहीं। इसके अलावा मीडियल मैलेवलाई को चेक करोगे दोनों साइड के, कि एक साइड का ऊपर नीचे तो नहीं है। फिबुलर हेड, पॉप्लिटियल फोल्ड्स, ग्लूटियल फोल्ड्स, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये सब जो है ज़मीन से देखते हो कितना ऊपर है, नापते हैं उनको, ठीक है। ASIS, PSIS और इलियक क्रेस्ट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बात लिखी एंटीरो सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, इसके साथ इलियक स्पाइन इन्होंने नहीं लिखा हुआ। अगर ये सारे स्ट्रक्चर्स ग्रेटर ट्रोकेंटर भी आपका दोनों बराबर है, लेकिन इसके ऊपर जो हिप पेल्विस होता है, अगर मैंने पिक्चर दी हुई देखे, ग्रेटर ट्रोकेंटर तक ये जो है लेंथ बराबर है, उस साइड की भी जो लेंथ है ग्रेटर ट्रोकेंटर तक बराबर है, दोनों इन लाइन है। लेकिन इसके ऊपर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो हो गया, या इलियक क्रेस्ट दोनों साइड का बराबर ना हो, एक साइड का ऊपर एक साइड का नीचे हो, तो ये क्या डिनोट कर सकता है, सैक्रल टॉर्जन। सैक्रम जो है एक तरफ मुड़ा होगा, ठीक है। तो फ्रंटल व्यू में अगर देखें सैक्रम एक तरफ मुड़ा होगा, तो जिसकी वजह से एक साइड ऊंची हो सकती है, एक साइड नीचे हो सकती है। तो ये चीज़ आपने देखनी है अगर ट्रोकेंटर नॉर्मल है और ये वाला मसला आ रहा है। इसके अलावा कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा हमने पढ़ा था, जो ये इधर जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन रहा होता है, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम है तो मतलब ये नेक थोड़ी सी नीचे की तरफ है, इसकी वजह से एक साइड ड्रॉप होगी नीचे की तरफ, तो लेवल ऑफ ASIS और इलियक क्रेस्ट जो होगा लोअर होगा कॉक्सा वेरा में, और कॉक्सा वेल्गा में इसी तरह इंक्रीज हो जाएगा। तो टू मोस्ट कॉमन रीजंस, ये जो इसकी लंबाई की मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे एबनॉर्मलिटी इन अलाइनमेंट, वो क्या है, कॉक्सा वेरा और डिजेनरेटिव डिजीज, इन दो चीज़ों की वजह से अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है और पेन भी हो सकता है। अच्छा, तो इसके अलाइनमेंट चेक करने के लिए एक लाइन बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन है, आप पालपेट करो एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन को और इलियक ट्यूबरोसिटी, इधर जो सॉरी इशियल ट्यूबरोसिटी जो नीचे इधर इशियम बोन की जो ट्यूबरोसिटी है, इधर से आप अगर एक इमेजिनरी लाइन बनाओ तो आपका ट्रोकेंटर जो है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर टिप जो उसकी है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये अगर इससे नीचे या ऊपर है तो इससे हमें डिफॉर्मिटी का पता चल सकता है। दोनों साइडों को नोट करना है कि कितना फ़र्क आ रहा है सिम्टोमेटिक साइड पे और एसिम्टोमेटिक साइड पे, इसको नेलेटन लाइन कहते हैं। फिर आते हैं जॉइंट टेस्ट। जॉइंट टेस्ट में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मूवमेंट चेक करते हैं, जॉइंट्स की पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, और इसके अलावा जॉइंट प्ले, एक्टिव पैसिव एंड जॉइंट प्ले, ये तीन चीज़ें जो है जॉइंट में चेक की जाती है। तो सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है, नॉर्मल जो हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह करते हैं उसमें चेक फॉर मूवमेंट, मूवमेंट चेक करते हैं कि कैसी हो रही है, साथ ही साथ रेंज कितनी है और क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, और रेजिस्टेंस है कि नहीं है। जब पैसिवली आप कर रहे होते हो तो आप रेजिस्टेंस चेक करते हो, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही है, अगर टाइटनेस हो तो रेजिस्टेंस देगा। इसके बाद अलावा पैसिव रेंज ऑफ मोशन में एंड फील भी आप चेक करते हो। तो एक्टिव टेस्टिंग में इन्होंने रेंजेस लिखी हुई है, एक्टिवली जब बंदा फ्लेक्स करेगा अपने हिप को तो कितनी रेंज होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो बात लिखी डिविएशन, जब वो एबडक्शन करे, फ्लेक्शन के साथ एबडक्शन को भी ऐड करे, आप उसको फ्लेक्शन करो हिप पे लेकिन वो साथ एबडक्शन करे थोड़ी सी, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि एंटीरियर इम्पिंजमेंट हो रही है, तो एंटीरियर इम्पिंजमेंट से बचने के लिए वो थोड़ी बहुत एबडक्शन करेगा। ये सारी रेंजेस ही देख ले। इसके बाद पैसिव जो है, पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह पैसिवली जब दूसरा बंदा उस पे करे तो पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कहलाती है। इसमें एंड फील भी चेक करनी होती है। इसके अलावा ये रेंजेस आप देख ले इसमें कि कौन कौन सी मूवमेंट्स करनी है और कैसे करनी है। इसमें कैप्सुलर लिमिटेशन जो है वो कैसी होगी, सबसे ज़्यादा एबडक्शन लिमिट होगी और थोड़ी बहुत एडक्शन। इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि एबडक्शन को जब आप बिल्कुल एंड रेंज में ले जाते हो तो आपको पेन आया तो ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस भी इंडिकेट कर सकता है ये पेन, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल रोटेशन अगर कम हो तो एंटी टॉर्जन या एंटी वर्जन भी हो सकता है। अगर इंटरनल रोटेशन कम हो तो ये रिट्रोवर्जन या रिट्रोटॉर्जन भी डिनोट कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है। पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स में आप कंबाइंड मूवमेंट्स भी दे सकते हो, जैसे फ्लेक्शन, एडक्शन और रोटेशन।
जब ये आप करोगे तो इससे परफॉर्मेंस टाइटनेस का पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस टाइटनेस में जो है इंटरनल रोटेशन कम हो जाती है और एडक्शन भी कम हो जाती है। तो ये जब आप मूवमेंट्स करोगे इसमें बटक रीजन में कभी कभार पेन भी आ सकता है। पेन क्यों आ सकता है? इम्पिंजमेंट ऑफ साइटिक नर्व हो सकती है, पीछे फिरिफॉर्मिस के ऊपर से साइटिक नर्व गुजर रही होती है, तो वो इम्पिंजमेंट भी हो सकती है। ये फिगर ऑफ फोर टेस्ट के बारे में लिखा है। इसको फोर टेस्ट का नेम क्यों दिया है? फोर फोर नंबर देखें, फोर नंबर कैसे होता है? ऐसे होता है ना, फोर लिखा जाता है। तो ये फोर की तरह शेप बनाता है, इसलिए इसे फिगर ऑफ फोर टेस्ट कहती है। एक प्रोवोकेटिव टेस्ट है जिसे फेबर टेस्ट भी कहते हैं, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। इससे पेन प्रोवोकेट हो सकता है, वो काफ़ी कुछ पता चल सकता है। इसके अलावा स्कोरिंग टेस्ट है। स्कोरिंग टेस्ट क्या होता है? ये क्वाड्रेंट टेस्ट है। इसमें तीन चार मूवमेंट्स करते हैं और चेक करते हैं पोस्टीरियर और लेटरल हिप कैप्सूल की इंटेग्रिटी और उसमें कोई मसला। इसके अलावा एंड फील भी चेक करते हैं जब हिप को रोटेशन देते हैं इसमें। ये स्कोरिंग टेस्ट है। इसके बाद जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। जॉइंट के टेस्ट में सबसे पहले एक्टिव फिजियोलॉजिकल हमने पढ़ा है, फिर पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स पढ़ी है। अब इसके बाद जॉइंट प्ले। जॉइंट प्ले वो मूवमेंट्स है जब आप नॉर्मल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन करें तो उसके दौरान जो है जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही होती है उसको जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे डिस्ट्रैक्शन, ग्लाइड्स हो गई, तो ये हम पैसिवली कर सकते हैं। उस पर चेक कर सकते हैं कि कितनी जॉइंट प्ले मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, और साथ ही साथ एंड फील भी चेक करते हैं। जॉइंट टेस्ट के बाद आते हैं मसल टेस्ट। मसल टेस्ट में तीन किस्म के आप टेस्ट कर सकते हैं मसल कंट्रोल चेक करने के लिए, मसल लेंथ और मसल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक्स टेस्ट मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हर फ्लेक्शन के लिए अलग वो है तरीका करने का, हर एक का अलग अलग तरीका है, तो ये आप देख ले, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। मसल कंट्रोल के लिए देखिए, हर मसल को आप अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे इन्होंने लिखे हुए हैं कि कौन से मसल इनमें एक्टिव होते हैं, साथ ही साथ हिप फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन में कौन से मसल एक्टिव होते हैं। इसके अलावा मसल लेंथ चेक करनी होती है। मसल लेंथ चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट है, हर मसल का अलग टेस्ट है। जैसे अब थॉमस टेस्ट है। थॉमस टेस्ट से आप जो है इलिप्सोस को भी चेक कर सकते हो, साथ ही साथ टीएफएल और एडक्टर्स को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इलिप्सोस की टाइटनेस में क्या होगा? जब आप ये टांग को अपनी तरफ फ्लेक्स करेंगे हाथों से, तो साथ अगर ये वाली लेग जो है ये भी अगर उठ गई तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस लेग को फ्लेक्स करेंगे साथ ही साथ पेल्विस भी आगे इस तरफ रोटेट होता है ना, तो जब पेल्विस रोटेट होता है तो अगर हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो तो इस लेग को भी अपनी तरफ उठा लेगा, तो इससे थॉमस टेस्ट पॉजिटिव निकलेगा। इसके अलावा एलिस टेस्ट है। एलिस टेस्ट पॉजिटिव कब होगा? ये इलियोप्सोस के लिए भी है और रेक्टस फेमोरिस दोनों के लिए। प्रोन पोजीशन में ही होता है, ये वाला सुपाइन में था और ये वाला प्रोन में है। इसमें अगर हिप में इधर फ्लेक्शन आई हुई जब उसको प्रोन लिटाएंगे तो ये हिप फ्लेक्सर टाइटनेस है। नॉर्मली अगर लेग स्ट्रेट है और तब भी अगर इधर फ्लेक्शन आई हुई है तो ये इलियोप्सोस मसल की टाइटनेस है। अगर इधर फ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, टच है ग्राउंड के साथ, तो ये ठीक है। अगर इसके लेग को इस तरह फ्लेक्स किया और फिर अगर फ्लेक्शन आ गई इस जगह पे, ये जगह उठ गई, तो इसका मतलब है रेक्टस फेमोरिस इधर टाइट है, तभी इसको फ्लेक्शन के साथ ये जगह उठ गई है। तो ये दो कंपेंसे वो एलिस टेस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं। इसके बाद अलावा एसएलआर चेक करना है, वेट बेयरिंग टेस्ट करना है, अलाइनमेंट चेक करनी है हिप की उस टाइम। ओबर्स टेस्ट है एक, आईटीबी टाइटनेस के लिए होता है ये। इसको साइड लाइन में करते, इस लेग को ज़रा नीचे वाली लेग को फ्लेक्स कर लेते, ऊपर वाले लेग सपोज हमने चेक करना है इधर आईटीबी की टाइटनेस को, तो सबसे पहले इस दोनों को फ्लेक्स कर लेंगे, हिप और नी को। उसके बाद इसको एक्सटेंशन में ले जाएंगे और इस लेग को बिल्कुल सीधा कर देंगे। एबडक्शन में भी थोड़ी बहुत होगी। उसके बाद जब नीचे की तरफ छोड़ेंगे, अगर ये नीचे की तरफ वापस ना जाए लेग, ये वाली लेग वापस नीचे की तरफ ना गिरे, तो आईटीबी टाइटनेस इंडिकेट करता है, तो ओबर्स टेस्ट हमारे पास फिर पॉजिटिव निकल सकता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा सकता है। साइड लाइन का अपना तरीका है, नीलिंग का अपना तरीका है, सुपाइन लाइन में अलग अलग अपना तरीका है, ये अब सुपाइन लाइन का तरीका है। इसके अलावा मसल टेस्ट के अलावा मसल बल्क को देखेंगे कि कहीं पे ज़्यादा एक साइड पे मसल एक साइड पे कम तो नहीं है। जब मसल टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद न्यूरोमस्कुलर टेस्टिंग होगी। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, फिर इंस्पेक्शन की थी। इंस्पेक्शन के बाद जो था हमने जॉइंट टेस्ट किए थे, फिर उसके बाद हमने मसल टेस्ट किए। अब मसल टेस्ट के बाद
न्यूरोमस्कुलर टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम नर्व को भी साथ चेक करते हैं कि नर्व जो है उसकी नर्व इंटैक्ट है कि नहीं, मसल की जो है नर्व होती है, इसको कहते हैं मायोटोम। और साथ ही साथ हम सेंसरी देखते हैं, सेंसरी ठीक है कि नहीं, सेंसरी जो उधर इनर्वेशन है तो उसको डर्माटोम कहते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस भी चेक करते हैं साथ। तो इसमें जो नी जर्क है, नी जर्क रिफ्लेक्स, इससे हमें L3 L4 की इंटेग्रिटी का पता चलता है नर्व की कि वो ठीक है कि नहीं इस जगह पे। S1 की जो है वो एंकल जर्क से पता चलता है। नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व इधर गई हुई, फीमोरल नर्व गई हुई है, साइटिक नर्व है हमारे लेग में, तो इन नर्व्स की मोबिलिटी चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट है। स्लम टेस्ट हो गया, नेक फ्लेक्जन, पैसिव नेक फ्लेक्जन। इसके अलावा प्रोन में नी बेंड करते हैं जिसमें फीमोरल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। स्लम्प में जो है स्पेसिफिकली साइटिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, पोस्टीरियर जो जा रही होती है। SLR चेक करते हैं, SLR की रेंज चेक करते हैं। इसमें फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, लंबर स्पाइन का मसला है या बटक रीजन का मसला है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नी फ्लेक्जन ऐड कर देते हैं। और साथ ही हिप फ्लेक्जन जब ज़्यादा करते हैं और तब पेन हो तो बटक इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा पिरिफॉर्मिस टाइटनेस भी पता चल सकती है SLR से। जैसे ही एक्सटर्नल रोटेशन करे SLR में तो रेंज और भी ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब पिरिफॉर्मिस की वजह से ये रेंज कम हो रही है। फिर लास्ट में पल्पेशन और स्पेशल टेस्ट रह जाते हैं। तो पल्पेशन में हम स्किन चेक करते हैं, स्किन के टेंडरनेस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ब्ला ब्ला ब्ला। सॉफ्ट टिश्यू का भी सीधा करते हैं, बोन स्ट्रक्चर का भी। इसके बाद जो है स्पेशल टेस्ट जो है पेल्विस रीजन, हिप रीजन के लिए कौन कौन से है, इसमें दो टेस्ट इन्होंने बताए हुए हैं, एक है नोबल कंप्रेशन टेस्ट और एक लेग डिस्क्रिपेंसी के लिए जो है। अच्छा, जो नोबल कंप्रेशन टेस्ट है उसे ITB का हम पता लगाते हैं कि ITB की कहीं पे कंप्रेशन हो रही, कहीं पे उसमें मसला तो नहीं है, ITB बैंड का सिंड्रोम जो होता है ITBS, तो उसको चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट है। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री नी फ्लेक्जन और हिप पे भी 90 डिग्री फ्लेक्जन कर देते हैं। और ये जो एपिकंडाइल है, फ्यूमरल एपिकंडाइल, इससे 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है ये थंब प्रेशर डालते हैं। फिर उसके बाद उसे कहते हैं कि नी को एक्सटेंड करो। जब वो नी एक्सटेंड कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री जब फ्लेक्शन रह जाती है उसमें जो है इससे सवियर पेन होता है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है इस टेस्ट का, जो कि ITB की कंप्रेशन का बताता है। इसके अलावा LLD, लेग डिस्क्रिपेंसी, बाज़ लोगों में एक लेग शॉर्ट होती है, एक लेग लॉन्ग होती है, नॉर्मली भी इस तरह होता है। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिफरेंस आए दोनों लेग्स की लेंथ में तो फिर जो है मसले बनते हैं। फिर हिप में भी डिजनरेशन की चांसेस होती है लॉन्ग साइड ऑफ द उस पे। इसके अलावा अच्छा, LLD अगर 3 रीजंस इन्होंने बताई हुई है। अगर कॉक्सा वेरा है, कॉक्सा वेरा में क्या होता है, फ्यूमोरल नेक और उसके शाफ्ट के दरमियान एंगल कम हो जाता है तो वो नीचे हो जाता है हेड। तो अगर उसकी वजह से LLD हो रहा है, लेग डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो इलियक क्रेस्ट की हाइट में फ़र्क होगा। अगर ट्रोकेंटर की हाइट में फ़र्क है दोनों, तो इसका मतलब है फीमर की लेंथ में फ़र्क आ रहा है, एक साइड का फीमर शॉर्ट एक साइड का लॉन्ग हो सकता है। अगर फिबुलर हेड दोनों साइड के, इन दोनों में फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब है हो सकता है कि टिबिया का मसला हो, टिबिया एक साइड का शॉर्ट एक साइड का लॉन्ग।